देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है एक रूल या क्रॉसपॉन्डेंस किनके बिटवीन रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट, यानी हर एलिमेंट, अगर हमारे पास दो सेट हैं, कोई दो सेट्स, तो उनका हर एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, पहले सेट का हर एलिमेंट क्रॉसपॉन्ड रखेगा टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकेंड सेट। तो हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं तो फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकेंड सेट के हर एलिमेंट के एट वन एंड ओनली वन एलिमेंट, यानी सिर्फ एक एलिमेंट के साथ क्रॉसपॉन्ड रखेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास अगर एरिया ऑफ द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड एक्स बाय द फॉर्मूला। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे कि एरिया ए ऑफ स्क्वायर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स। तो किसी भी स्क्वायर का एरिया किस पे डिपेंड करता है? इसकी साइड्स पे, इसकी एक साइड पे। तो साइड कैसे लेते हैं हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एरिया इक्वल होता है एक्स स्क्वायर के। एक्स जैसे हमने साइड ले ली तो साइड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि एरिया किस पे डिपेंड करता है? देखिए, अगर एरिया की अगर हमें एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का, तो उसकी जो साइड है उसकी अगर हम लेंथ 10 ले लेते हैं, यानी एक्स की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, तो हमारे पास एरिया कम आएगा, यानी एरिया कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। लेकिन इसी की अगर हम लेंथ, अगर एक्स की लेंथ हम 20 ले लेते हैं, तो अब अगर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा जो कि 400 आएगा। तो यानी एरिया किस पे डिपेंड किया? इस जब 10 लिया तो एरिया कितना आया था? 100 आया। और जब 20 लिया तो एरिया कितना आया? एरिया हमारे पास 400 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और एक्स क्या है? इसकी साइड है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एरिया हमारे पास क्या है? ये फंक्शन है किसका? एक्स का। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर वॉल्यूम हमें फाइंड करना है स्फीयर का, अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि स्फीयर का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इसके रेडियस पे, जिसे हम आर कहते हैं। बाय द फॉर्मूला हम हमारे पास इसके लिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडियस बढ़ाते जाएंगे या रेडियस कम करते जाएंगे। अगर हम रेडियस कम करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी उसी तरह से चेंज होता जाएगा, और अगर हम रेडियस यानी आर को बढ़ाते जाएंगे तो भी इसका वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। तो हम कह देंगे, हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम क्या है? ये फंक्शन है आर का, यानी रेडियस का। तो हमने ये कह दिया कि v इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि फंक्शन के लिए दो चीज़ों का रिलेट होना ज़रूरी है, और उसके लिए एक चीज़ डिपेंड कर रही है दूसरी चीज़ पे। जैसे ही फर्स्ट एलिमेंट जो है वो, अगर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यू की बात करें, तो x अगर हमने लिखा है यहाँ पे, y अगर हम लिखते हैं y इक्वल है x के, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? y डिपेंड कर रहा है x पे। जैसे हम y x की वैल्यूज चेंज करेंगे, y की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। तो हम क्या देंगे? y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन क्या है? दो वैल्यूज का, दो सेट्स का आपस में क्रॉसपॉन्डेंस है इनके एलिमेंट्स की। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था फंक्शन का। नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज को भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई, यानी फंक्शन किसके कौन सा है? एक्स टू वाई का। इज़ अ रूल और अ क्रॉसपॉन्डेंस, ये क्या है? ये रूल इसको कहा जाता है या क्रॉसपॉन्डेंस क्या कहा जाता है? दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट और एक्स इन एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे? ये स्मॉल एक्स है और ये कैपिटल एक्स है, जो कि कैपिटल एक्स एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल एक्स एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई,
द सेट एक्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ। तो यहाँ तक हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई, यानी क्रॉसपॉन्डेंस किन के बिटवीन है, इनके एलिमेंट्स के बिटवीन, एक्स और वाई के एलिमेंट। तो यहाँ पे एक्स के हर एलिमेंट के लिए, कैपिटल एक्स के हर एलिमेंट के लिए अगर हमारे पास एक यूनिक एलिमेंट वाई मिलता है, तो जो कि वाई सेट का होता है, तो इसको हम कहते हैं कि सेट एक्स डोमेन होगी, और ये क्या होगा, फिर ये फंक्शन होगा। यूनिक एलिमेंट यानी एक्स की हर वैल्यू के लिए, और एक्स किस कहाँ से ले रहे हैं हम, इस कैपिटल एक्स से, ये इस कैपिटल एक्स का एलिमेंट होगा जो कि स्मॉल एक्स है। तो एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू मिले, एक यूनिक वैल्यू मिले, यानी एक सिंगल वैल्यू मिले, एक यूनिक यानी अलग से एक एलिमेंट मिले, तो उसको हम कहेंगे कि ये फंक्शन है एक्स टू वाई। और इसमें एक्स जिससे हम, यानी एक्स सेट जिससे हम सेट्स ले रहे हैं यानी एलिमेंट्स ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ एफ। और जो रिजल्टिंग हमें मिल रहा होता है, रिजल्टिंग में हमारे पास यानी जो वैल्यूज इनपुट अगर हम देते हैं, आउटपुट जो मिल रहा होता है हमें, उसको हम रेंज कहते हैं। तो क्या समझ आया कि जो वैल्यू हम इनपुट देते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो हमें आउटपुट मिलता है उसको हम रेंज कहते हैं। इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। और एक्स और वाई क्या होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। एक्स एंड वाई आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास हमने क्या लिखा, इफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 2। तो यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ x है, y इज अ फंक्शन ऑफ x है। तो x की हमें वैल्यू दी गई है 3, और कहा गया कि रेंज फाइंड करें। तो यहाँ पे देखें कि x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी, जो कि इसकी रेंज होगी। तो डोमेन यहाँ पे क्या है, हम क्या वैल्यू दे रहे हैं, x की 3 वैल्यू दे रहे हैं, तो x हमारे पास डोमेन है। और डोमेन में हमारे पास x की वैल्यू कौन सी आ रही है, 3 आ रही है। तो इसका मतलब हमारे पास डोमेन 3 है। अब हम पुट करेंगे इस फंक्शन में, जो कि गिवन फंक्शन है, एफ ऑफ 3 आ जाएगा, एक्स की जगह 3 आ गया, जहाँ भी एक्स होगा वहाँ पे 3 लिख देंगे हम। तो यहाँ एक्स था, इसका 3 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ 5 इंटू 3 आ जाएगा, और माइनस 2 उसी तरह से 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, और माइनस 2 उसी तरह से। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 40। अब x की वैल्यू 3 जब हमने पुट की, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी मिली, 40। तो ये 3 हमारे पास डोमेन है, और 40 हमारे पास रेंज है। तो जो वैल्यू हम फंक्शन को देते हैं वो हमारे पास डोमेन होती है, और जो वैल्यू फंक्शन में जाने के बाद, उसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलती है, आउटपुट यानी मिलता है, उसको हम रेंज कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट था। तो हमने यहाँ पे बता दिया, हेयर क्या हुआ, x इज इक्वल टू 3 इज डोमेन एंड y इज इक्वल टू 40 इज रेंज। एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास क्या डेफिनेशन आएगी, इसकी नोटेशंस क्या होती हैं, और वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या होता है इसके लिए। इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x in such a way that each element of x determines exactly one value of y, then we say that y is a function of x। y फंक्शन कब बनता है x का, जब y डिपेंड कर रहा होता है x पे, यानी x की हर वैल्यू के लिए हमें y की एक वैल्यू मिले, तो हम कहते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। x की हर यूनिक वैल्यू के लिए हमें y की एक यूनिक वैल्यू मिले, तो उसको हम कहते हैं, अगर हमें ऐसी वैल्यू मिल रही हो तो तब हम कहते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। जैसे अगर हमारे पास ये कंप्यूटिंग मशीन है जिसमें हमारे पास फंक्शन दिया गया है, जो कि फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे इनपुट देंगे, और जब हम इनपुट दे रहे होंगे और ये पूरा फंक्शन होगा, इसमें हमारा इनपुट वर्क करेगा, और फिर हमें आउटपुट मिलेगा जिसको हम एफ ऑफ एक्स कहेंगे। अ फंक्शन कैन बी थॉट एज अ कंप्यूटिंग मशीन। जैसे हमने ये फंक्शन लिया, इसको हमने कंप्यूटिंग मशीन एफ का नाम दिया। दैट टेक्स एन
इनपुट x, इसमें यानी हम x की वैल्यू पुट करेंगे, ऑपरेट्स ऑन इट इन सम वे, यानी जो भी फंक्शन दिया गया उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं, अगर वो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम एडिशन की लगाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन की हैं तो मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, यानी जिस तरह से हमें फंक्शन दिया गया होगा हम उसी तरह से उसको ट्रीट करेंगे। और फिर एंड प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली वन आउटपुट एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे x की हम एक वैल्यू 2 देते हैं, और फंक्शन में अगर हमारे पास एक्स स्क्वेयर है तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट कितना मिलेगा 4, फिर हम 3 देंगे तो आउटपुट कितना मिलेगा 9, यानी 3 का स्क्वेयर हो जाएगा तो ये 9 मिलेगा। तो ये हम x की वैल्यूज़ देते जाएंगे, यहाँ पे y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। दिस आउटपुट एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एफ, ये क्या होगी, ये f की वैल्यू कहलाएगी एट x, यानी x जब, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी कि जब x 3 था तो y 9 हो गया, जब x 2 था तो y 4 हो गया, यानी f 4 हो गया, y या फिर f। और इसको हम वैल्यू भी कहते हैं या फिर इमेज ऑफ x भी कहते हैं अंडर f, यानी फंक्शन क्या है हमारे पास f है। द आउटपुट f ऑफ x इज डिनोटेड बाय अ सिंगल लेटर, हम आउटपुट जो कि एफ ऑफ एक्स है इसको सिंगल लेटर से अगर डिनोट करना चाहे तो इसको हम y कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने y यूज़ किया था तो इसको हम y कह सकते हैं। एंड वी राइट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी जो भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, जैसे हमारे पास पीछे वैल्यू आई थी जब हमने x की वैल्यू 2 दी थी तो y की वैल्यू 4 मिली थी जो कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी, तो y इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। द वेरिएबल x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f, यानी x की वैल्यूज़ तो हम खुद से देते हैं, कोई भी वैल्यूज़ खुद से दे सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है x की वैल्यू से। जैसे जैसे x की वैल्यू आएगी यानी चेंज होती जाएगी, y की वैल्यू उसी तरह से चेंज होती जाएगी। इसका मतलब कि x क्या है, वो इंडिपेंडेंट है, वो तो कोई भी वैल्यू मिल सकती है x को, और y डिपेंड कर रहा है x पे, तो इसलिए y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ f। For now onward, we shall only consider the function in which the variables are real numbers. तो functions के लिए हम हमेशा वो variables यूज़ करते हैं जो जिनके real numbers होते हैं, real numbers यानी element होंगे उसमें, and we say that f is a real valued function। अगर हमारे पास कोई ऐसे सेट्स आ जाएं, कोई ऐसी नंबर्स आ जाएं जो कि रियल नंबर्स हों, तो हम ऐसे फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। अब अगर हम नोटेशंस की बात करें तो फंक्शंस को हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर्स सच एज एफ, जी, एच, या फिर कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच। तो इन मोस्टली इन 3 ही लेटर्स से हम यानी एफ, जी, एच से ही इनको डिनोट करते हैं। इसके अलावा भी ले सकते हैं, जैसे एक्स और वाई लेते हैं, एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, तो इस तरह से हम यानी एक्स कैपिटल और y कैपिटल, या फिर y कैपिटल, यहाँ पे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, तो देखते हैं इसके लिए ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। इफ़ f इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, f क्या है, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी हमारे पास ये फंक्शन है रियल वैल्यूज़ का, इसमें जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो रियल नंबर्स आ रहे हैं। देन द ग्राफ f इन द एक्स वाई प्लेन, हम यहाँ पे प्लेन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन, यानी यहाँ पे एक्स वाई कार्टियन प्लेन हमारे पास होगी, इज़ डिफाइंड टू बी द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि f क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो ये इक्वल होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के। द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन f इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स, हमारे पास कार्टियन प्लेन में कैसे ग्राफ बनता है, उसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर आते हैं, जैसे एक्स वाई है, एक्स की कोई वैल्यू हम पुट करते हैं जो कि इनपुट हम देते हैं, और आउटपुट में हमें रेंज में एक वैल्यू मिलती है y की, तो जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बन जाता है। और y क्या है, y फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, क्योंकि हम एफ ऑफ एक्स में वो वैल्यू पुट करते हैं और हमें y की वैल्यू मिल जाती है। x इज द डोमेन of f in the Cartesian plane and for which एक्स वाई इज़ एन ऑर्डर पेयर, यही मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक्स वाई क्या है, ये ऑर्डर पेयर है ऑफ एफ, क्योंकि एक्स के एक वैल्यू के लिए जैसे एक्स की वैल्यू हम 2 पुट करें और हमें वैल्यू वाई की वैल्यू 5 मिले, तो उसको हम कहते हैं 2 5, यानी ऑर्डर पेयर हमारे पास कौन सा मिला, 2 और 5 का। द ग्राफ प्रोवाइड्स अ विजुअल टेक्निक ऑफ डिटरमिन वेदर द सेट ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन और नॉट, यानी ये हमें ग्राफ क्या बताता है कि हमारे पास जो सेट आ रहा है उसके पॉइंट्स जो हैं वो फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो फंक्शन को
परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। इफ़ अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स अ ग्राफ इन मोर देन वन पॉइंट, अगर किसी ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जैसे ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये ग्राफ अगर बन रहा है तो ये अगर 2 पॉइंट्स पे या 3 पॉइंट्स पे कट करती है एक लाइन, तो वो ये वर्टिकल लाइन को 2 या 3 पॉइंट्स पे कट करता है, तो फिर हम कहेंगे कि ये ग्राफ नहीं, ये फंक्शन नहीं है। तो ये ग्राफ हमें बताता है कि अगर 2 से 3 पॉइंट्स पे कट करे तो वो फंक्शन नहीं होगा, और अगर एक ही पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन होगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे हमने ग्राफ कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे देखें कि ये फंक्शन होगा जबकि ये फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे एक लाइन लेंगे, ये अगर हम ये लाइन ले लेते हैं तो ये क्या है, इसकी वर्टिकल लाइन यहाँ पे अगर हम लगाते हैं इसके ऊपर, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन है। जबकि इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये लाइन आ रही है, इसको अगर हमने डॉटेड लाइन से इस तरह से लगाया तो हमारे पास ये डॉटेड लाइन में हमने वर्टिकल लाइन लगाई, तो ये देखें कि ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और यहाँ पे एक ये पॉइंट है। ये 3 पॉइंट्स पे वर्टिकल लाइन कट हो रही है, तो इसका मतलब ये कि फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पे कट हो रही है और यहाँ पे भी कट हो रही है, तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट्स पे कट हो रही है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। जबकि ये अगर लाइन, इस लाइन को चेक करें तो ये लाइन हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट पे यहाँ पे कट हो रही है, इसलिए ये फंक्शन होगा। तो ये फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस और लीनियर फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिनोट किए जाएं, जिसको हम डिफाइन किए करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से। ऐसे फंक्शंस को हम अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो फर्स्ट पे है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हम डेफिनेशन देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। अ फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स, इस टाइप की अगर कोई हमारे पास फॉर्म आती है, इस फॉर्म को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ये हमारे पास फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसे, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सॉन प्लस ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अब यहाँ पे तो ये वेरिएबल फॉर्म में है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 4 एक्स की पावर 5 प्लस 3 एक्स की पावर 2 या फिर 3 कोई भी आ सकती है। ये 5 है तो हम यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3, फिर यहाँ पे एक्स की पावर 2 प्लस एक्स और प्लस 1। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगी, क्योंकि इसमें पावर्स देखें 5 4 3 2 और 1 आ रही हैं, और फिर यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, यानी कांस्टेंट नंबर है जो कि 1 है। तो इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है इस पॉलिनोमियल में, फॉर ऑल, क्या हमने एक्स की वैल्यूज ली, फॉर ऑल एक्स वेयर द कोफिशिएंट ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू, ये सारे कोफिशिएंट्स क्या कहलाते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। और हमारे पास जो इसके एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं यानी पावर्स आ रही हैं, ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी इसमें डेसिमल नहीं आ सकता। ये जो हमारे पास पावर्स आ रही हैं इसमें डेसिमल नहीं आ सकता, और ना ही इन पावर्स में नेगेटिव नंबर आ सकता है। अगर कोई फंक्शन इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा हो 4 एक्स की पावर -3 प्लस 2 एक्स, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। और इसी तरह से 4 एक्स की पावर यहाँ पे 3.5 आ जाए, तब भी ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो क्या यहाँ पे समझ आया कि पॉलिनोमियल के लिए मस्ट है कि ये रियल नंबर्स होने चाहिए, कोफिशिएंट रियल नंबर्स होने चाहिए, और एक्सपोनेंट्स नॉन नेगेटिव होने चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, यानी डेसिमल भी नहीं आ सकते। तो इनको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। द डोमेन एंड रेंज ऑफ पी ऑफ एक्स आर इन जनरल सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, यानी जो हमारे पास डोमेन आती है और रेंज आती है वो सबसेट होती है रियल नंबर्स की। और ए एन कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो हमारे पास हाईएस्ट पावर ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए, क्योंकि कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है जब वैल्यू से, तो इसलिए वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ए एन कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए।
then p of x is called the polynomial function of degree n and an is called the leading coefficient of p of x. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है उसका हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं. याद रखें कि हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं. तो पॉलिनोमियल के लिए कौन कौन सी हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस आई कि इनके कोफिशिएंट्स जो होने चाहिए वो रियल नंबर्स होने चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर डेसिमल नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा an 0 नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक हमने पॉलिनोमियल ली, ये 2x4 माइनस 3x3 प्लस 2x माइनस 1 इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4. इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रही है और यहाँ पे पावर 1 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 4. तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है? 2 है. तो इसका मतलब हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? फिर 2 होगा. तो ये हमारे पास हमने लिख दिया कि लीडिंग कोफिशिएंट इसका 2 है. हमने कोफिशिएंट्स नहीं देखने, हमने हाईएस्ट पावर के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट आ रहा है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं. अब हम डेफिनेशन देखते हैं लीनियर फंक्शन की. लीनियर फंक्शन क्या होता है? इफ़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ 1. अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो ऐसे फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन कहते हैं. जैसे अ लीनियर फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. अब यहाँ पे देखें ए और बी कोफिशिएंट्स हैं और यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है? 1. तो 1 इसकी हाईएस्ट पावर है और ए 0 नहीं है. तो हमने बता दिया कि ए और बी क्या है? ये रियल नंबर्स हैं, तो इसलिए ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है. एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स है 3x प्लस 4, या फिर एफ ऑफ एक्स को तो हम y भी कहते हैं, तो इसलिए y लिख सकते हैं 3x प्लस 4. तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. तो इसलिए ये क्या होगा? ये लीनियर फंक्शन होगा. इट्स डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स. यानी इनकी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं इसके लिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है. फॉर एनी सेट x अ फंक्शन i इज इक्वल टू, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है इसलिए हम इसे i से डिनोट कर देते हैं, x टू x ऑफ द फॉर्म i ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x. यानी x एलिमेंट है किसका? कैपिटल X का. और अगर हम इस पे फंक्शन अप्लाई करते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या है? i ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी x की कोई भी वैल्यू हम पुट करते हैं तो उसी वैल्यू के इक्वल आ जाती है, तो आंसर उसी वैल्यू के इक्वल आ जाता है. तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. इट्स डोमेन एंड रेंज इज द सेट x इटसेल्फ. यानी इसकी जो डोमेन होगी वही इसकी रेंज होगी. इन पर्टिकुलर इफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन i ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर ही आ जाएगा, इज द आइडेंटिटी फंक्शन. अब यहाँ पे मैं आपको नंबर्स में समझाती हूँ कि ये कैसे हो सकता है. i ऑफ x कैसे होता है इक्वल x के, कि यानी एक सेट हमारे पास अगर x दिया गया है जो कि उसमें वैल्यूज हैं 1, 2 और 3. अब x का हम फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, यानी x की वैल्यू हम 1 लिखते हैं और i ऑफ x में पुट करते हैं. तो x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे i ऑफ 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब 1 यहाँ पे x की जगह क्या होगा? 1. तो 1 1 के इक्वल ही आ गया. अब सेकंड एलिमेंट पुट करते हैं, तो सेकंड वैल्यू क्या है? 2. तो x की जगह यहाँ पे पुट करें 2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा? 2. यानी हमने 2 पुट किया तो 2 ही आ गया. थर्ड एलिमेंट देखें तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे अगर, तो आंसर कितना मिला? 3. इसका मतलब यहाँ पे देखें कि हमने तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की हैं लेकिन हमें आंसर में वही वैल्यूज़ मिल रही हैं, तीनों वैल्यूज़ वही आ गई जो x की वैल्यूज़ थी. इसका मतलब डोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो गई. जब डोमेन और रेंज दोनों इक्वल आ जाएं, यानी जो हमारे पास सेट डोमेन का है वही रेंज का सेट हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, कि हमने उस पर सारा अप्लाई भी किया, उसमें सारी वैल्यूज़ पुट की लेकिन फिर भी चेंज नहीं आई, वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है. अब नेक्स्ट देखें कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है. लेट x एंड y बी सेट्स ऑफ रियल नंबर्स. x और y हमारे पास दो सेट्स हैं जो कि हमने कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया है, सेट्स को हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया. अब फंक्शन c, i को हम आइडेंटिटी फंक्शन से डिनोट करते हैं, तो c यानी कांस्टेंट फंक्शन. सी कांस्टेंट c से स्टार्ट होता है इसलिए हम इसको c से ही डिनोट कर देते हैं. x टू y डिफाइंड बाय c ऑफ x इज इक्वल टू a. a क्या है? ये एक फिक्स वैल्यू है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x
एंड ए बिलोंग्स टू वाई, एक एक्स की हर वैल्यू के लिए जो कि एक्स कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रही है, ए बिलोंग कर रहा है वाई से एंड फिक्स्ड, यानी ये चेंज नहीं हो रहा है, इस कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। जैसे अगर हमारे पास ये फंक्शन को हम यूज़ करते हैं सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे मैं आपको वर्ड्स में यानी नंबर्स में समझा देती हूँ। सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2, और एक्स सेट में हम वैल्यूज़ ले लेते हैं जैसे 3, 4 एंड 5। अब क्योंकि हमने इस सेट में पुट करनी है तो पुट करें, यहाँ पे पहले वैल्यू कौन सी आएगी एक्स की जगह 3, तो यहाँ पे हमने जहाँ पे एक्स होगा वहाँ 3 पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं इस साइड पे, तो ये 2 उसी तरह से आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करें तो सी ऑफ 4, हमने 4 वैल्यू पुट की, लेकिन यहाँ पे एक्स नज़र नहीं आ रहा तो इसलिए वही 2 वैसे ही आ गया। नेक्स्ट वैल्यू हम 5 पुट करेंगे यानी सी ऑफ 5, और यहाँ पे फिर से 2 पुट कर 2 की जगह तो 2 के साथ नहीं है इसलिए वही 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमने 3 वैल्यू पुट की तो आंसर 2 मिला, फिर 4 पुट की तो 2 मिला, 5 पुट की तब भी 2 ही आंसर मिला, तो आंसर हर बार हमें सेम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारे पास ये कांस्टेंट फंक्शन है कि यानी हमने वैल्यूज़ तो चेंज की लेकिन हमारे पास फंक्शन में आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिखा सी क्या है, आर सेट है, आर टू आर हम इसके ले रहे हैं डिफाइंड बाय सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे वही रख दी कि सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ये कैसे है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि इसमें चेंज नहीं आएगा, चाहे हम आर की सारी वैल्यूज़ पुट कर दें तब भी आंसर वही 2 ही मिलेगा, ये 2 ही रहेगा। तो इसलिए ये क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी देखेंगे। तो रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन आर ऑफ एक्स से हम इसे डिनोट कर रहे हैं ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स वेयर बोथ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, यानी दोनों फंक्शंस यहाँ पे जो दोनों पॉलिनोमियल्स आ रही हैं पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, ये पॉलिनोमियल्स फंक्शंस हैं, यानी ये पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं एंड क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो क्यू ऑफ एक्स को 0 नहीं होना चाहिए, यानी इस पॉलिनोमियल को क्यू ऑफ एक्स को 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए क्यू ऑफ एक्स 0 नहीं हो सकता, इज कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन। द डोमेन ऑफ अ रैशनल फंक्शन आर ऑफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी इसकी डोमेन क्या होगी, ये रैशनल फंक्शन के लिए हम इसकी डोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर्स यानी कोई भी वैल्यूज़ दे सकते हैं जो कि रियल वैल्यूज़ होंगी, इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स फॉर विच क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, लेकिन क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। वी डू नोट एंड डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज फॉलोज। जैसे हमारे पास यहाँ पे y हमने एक फंक्शन लिया है साइन एक्स, तो इसके लिए साइन एक्स के लिए डोमेन क्या होती है आर, यानी कोई भी इसकी वैल्यूज़ दे सकते हैं, जबकि रेंज में हमारे पास वैल्यूज़ जो मिलती हैं वो -1 से 1 तक मिलती हैं, तो ये हमें याद रखना होगा कि रेंज इसकी -1 से 1 तक ही होती है साइन फंक्शन की। कॉस फंक्शन की बात करें तो कॉस फंक्शन में हम डोमेन पूरा रियल लाइन दे सकते हैं आर, और इसकी डोमेन भी -1 से 1 हो, रेंज इसकी -1 से 1 होती है। टेन फंक्शन की बात करें तो टेन फंक्शन में हम मल्टीपल जो हमारे पास π/2 के यानी 90 के ऑड नंबर्स जो कि मल्टीपल होते हैं 90 डिग्री के, वो x की वैल्यूज़ में हम दे सकते हैं, यानी n क्या है, n इंटीजर है और रेंज में हमारे पास पूरी रियल लाइन आ जाती है, तो ये हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज है। और कॉट फंक्शन में ये सारी हमें याद रखनी होंगी। कॉट फंक्शन में हमारे पास क्या आता है कि इसकी डोमेन क्या होती है, x बिलोंग्स टू r, लेकिन यहाँ पे x इक्वल नहीं होना चाहिए, पूरी रियल लाइन आ सकती है, लेकिन इसके अलावा कौन सी कि n मल्टीपल नहीं होना चाहिए पाए का, तो ये हमारे पास x की वो वैल्यूज़ जो मल्टीपल हों पाए के, इसके अलावा हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ आ सकती हैं, n इज़ एन इंटीजर और रेंज हमारे पास पूरी रियल लाइन आएगी। सेकेंड फंक्शन में हमारे पास डोमेन क्या होती है कि सेट ऑफ रियल नंबर होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो x कहाँ से ले रहे हैं, हम रियल लाइन से ले रहे हैं, यानी रियल नंबर्स हैं हमारे पास, लेकिन x इक्वल नहीं होना चाहिए 90 का मल्टीपल, और नंबर्स 90 के जो मल्टीपल हों, तो x की वैल्यूज़ को वो हम नहीं ले सकते सेकेंड फंक्शन में, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कॉट फंक्शन में हमने देखा था कि n पाए, तो n पाए यानी n किसी भी नंबर जो पाए का मल्टीपल हो, वो अगर हम कॉट फंक्शन के लिए रखते हैं तो कॉट 180 क्या होता है, वो इन्फिनिट होता है, तो इसलिए वो फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए ये नहीं ले सकते, इसके अलावा कोई भी ले सकते हैं।
तो और रेंज में हमारे पास क्या मिलेगा, रेंज में पूरा सेट आर आएगा। अब हम कोसिकेंट फंक्शन की बात करें तो कोसिकेंट फंक्शन में हमारे पास x क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x कहाँ से आ रहा है, रियल लाइन से आ रहा है, यानी रियल नंबर्स हैं ये, x रियल नंबर्स हैं और x इक्वल नहीं होना चाहिए सेम n पाई के, और n क्या है, n इंटीजर है। और इसकी रेंज क्या आएगी, कोसिकेंट के लिए हमारे पास रेंज आती है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y लेस देन इक्वल टू -1। तो ये हम इन्वर्स फंक्शन की और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो देखते हैं इसके लिए इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, वी डिनोट एंड डिफाइंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज फॉलो। हमारे पास कैसे इन्वर्स फंक्शन को हम डिनोट करते हैं, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x, इस फॉर्म में हम इसे डिनोट करते हैं। और ये कब होता है, ये साइन है इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू साइन y। अब यहाँ पे देखें कि ये इन्वर्स फंक्शन है, तो ये साइन x दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ये साइन, यानी नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा, इन्वर्स नहीं रहेगा, सिंपल फंक्शन हो जाएगा और x इक्वल होगा। तो हमने कंडीशन लगा दी, यानी y इन्वर्स फंक्शन होगा इक्वल किसके, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x होगा इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल हो साइन y के। और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यूज़ कौन सी हैं, -π/2 से π/2, ये डोमेन है। और रेंज में हमारे पास x क्या आएगा, -1 से 1। तो ये हमारे पास लिमिट्स हैं इनकी कि y हमारे पास कितना आ सकता है, -π/2 से π/2। यहाँ पे y की वैल्यू ये मिलेगी हमें, और x की वैल्यू कितनी होगी, -1 से 1 होगी। ये हमारे पास इसकी लिमिट्स हैं जो कि हमें याद रखनी है। इसी तरह से y इक्वल कॉज इन्वर्स फंक्शन, अब हम कॉज इन्वर्स फंक्शन की बात करें तो ये इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ x की वैल्यू क्या हो, कॉस y हो। और y की लिमिट्स कितनी है, 0 से पाए तक हैं, जबकि इसकी डोमेन में सॉरी रेंज में हमारे पास क्या आ सकता है, -1 से 1 आ सकता है, या हम इसे इसमें डोमेन भी कह सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट हम लेते हैं थर्ड फंक्शन। तो y इक्वल है tan इनवर्स x के इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल हो tan y के। ये तभी पॉसिबल है जब x इक्वल हो tan y के। और y की लिमिट्स हमारे पास कितनी है, -π/2 से π/2, और ये हमारे पास tan इनवर्स फंक्शन के लिए है। x की लिमिट्स क्या है, -∞ से +∞। तो -∞ अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह, हमें ये वैल्यू क्या देगा, -π/2। इसी तरह से पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर पुट करते हैं x की जगह, तो हमें ये वैल्यू क्या देगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, ये कब देता है, π/2 पे देता है। तो ये हमारे पास इनकी लिमिट्स हैं। अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें पावर्स इन विच द वेरिएबल अपीयर्स इन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, पावर को, यानी पावर में अगर वेरिएबल आ रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। कोई भी वैल्यू लिखी हुई है लेकिन उसमें अगर, जैसे एक हमारे पास वैल्यू होती है कि x की पावर 2, तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल की पावर है कांस्टेंट। लेकिन अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, यानी x आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन द फंक्शंस y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें कि e की पावर ax। e हम जानते हैं एक कांस्टेंट वैल्यू है, और इसके ऊपर a इसका कोफिशिएंट है और x हमारे पास वेरिएबल आ रहा है, यानी पावर वेरिएबल में आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, y क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसी तरह से अगर सिंपल आ जाए कि e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x, ये भी हमारे पास क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। या हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x, तो पावर वेरिएबल है इसलिए ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और ये इक्वल होता है इसके। और ये इक्वल कैसे होता है कि यहाँ पे देखें कि e की पावर अगर x है और ln 2 है, तो हम जानते हैं कि अगर ln से पहले कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो पावर में चली जाती है, तो इसलिए x 2 की पावर में चला जाएगा, e की पावर क्या हो जाएगी, ln 2 की पावर x। ln और e हम जानते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बच जाता है, 2 की पावर x। वैसे तो यहाँ पे ये इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये आपको समझाने के लिए था कि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये हमने डिस्कस किया कि इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होते हैं जिसमें वेरिएबल पावर में आ रहा हो, तो उसे हम
एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। डेफिनेशन डिस्कस करेंगे लोगार्थम की और हाइपरबोलिक फंक्शन की। तो पहले देखते हैं लोगार्थम फंक्शन कौन से होते हैं। इफ x इज इक्वल टू a की पावर y, देन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a बेस में है और x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि इसको कैसे लिखा गया। अगर हम a को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, यानी ये जो नीचे बेस है इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें x के साथ, तो ये लॉग बन जाता है। ये लॉग में आती है और यहाँ पे नीचे बेस में बन जाती है, यानी बेस आ जाती है। और इस साइड पे क्या रह जाएगा, इस साइड पे y ही रह जाएगा। ये इस तरह से लिखी जाती है। अगर आप इसको समझें, वैसे तो इसे आपको याद करना है लोगार्थम फंक्शन को, लेकिन इसको समझने के लिए ये है कि अगर a यानी ये जो बेस है इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये log a बन जाता है और ये पावर यहाँ पे इस तरह से आ जाती है। और a क्या होता है, बेस हमेशा ग्रेटर देन होती है 0 से, यानी नेगेटिव नहीं होगी और a इक्वल नहीं होना चाहिए 1 के। पहली बात, ये a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a इक्वल नहीं होना चाहिए 1 के। इस कॉल्ड लोगार्थम फंक्शन ऑफ x। अगर हम a यानी बेस को 10 रख लेते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसको ये क्योंकि कॉमन फंक्शन बन जाता, कॉमन लोगार्थम बन जाता है, तो अगर इसको हम log x ही लिखते हैं। यानी अगर log x लिखा हो तो ये अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे 10 है, ये मौजूद है। और अगर 10 साथ लिखा जाए तब भी पता है कि ये क्या है, कॉमन लोगार्थम है, विच इज़ नोन एज कॉमन लोगार्थम ऑफ x। यानी अगर डेफिनेशन आपसे कॉमन लोगार्थम की पूछी जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी, यानी ये कॉमन लोगार्थम की डेफिनेशन है। और अगर a की जगह हम e रख दें तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, log e x, और इसको हम लिखते हैं ln x। कॉमन लोगार्थम को हम log x लिखते हैं और नेचुरल लोगार्थम को हम ln x लिखते हैं, विच इज़ नोन एज नेचुरल लोगार्थम ऑफ x। तो ये आपको याद रखना है कि नेचुरल लोगार्थम हम ln x लिखते हैं और कॉमन लोगार्थम को हम log x लिखते हैं। कॉमन लोगार्थम में बेस 10 होती है और नेचुरल लोगार्थम में बेस e होती है। अब हम देखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस कौन से हैं। फर्स्ट हाइपरबोलिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है x है, यानी साइन हाइपरबोलिक x, जो कि इक्वल होता है 1/2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x के। ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसको आपको याद रखना है। इस कॉल्ड हाइपरबोलिक साइन फंक्शन, इट्स डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी इसकी डोमेन और रेंज में पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आ जाता है। सेकंड हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, जो कि इक्वल होता है 1/2 ई की पावर एक्स ई की प्लस ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे देखें कि ये साइन के लिए नेगेटिव साइन आता है और कॉस के लिए पॉजिटिव आता है, जस्ट इसमें यही फ़र्क है। और इनकी डोमेन और रेंज में फ़र्क होगा। अब डोमेन में देखें कि डोमेन इसकी होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है इंटरवल 1 से इन्फिनिटी तक। क्योंकि कॉस में नेगेटिव नहीं आएंगे, इसमें जस्ट रेंज क्या मिलेंगे हमें, 1 से ऑनवर्ड सारी वैल्यूज़, रियल लाइन में 1 से ऑनवर्ड सारी वैल्यूज़ प्लस इन्फिनिटी। द रिमेनिंग 4 हाइपरबोलिक फंक्शंस आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ हाइपरबोलिक साइन एंड हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शंस। क्योंकि अगर हमारे पास साइन और कोसाइन कॉस आ जाता है तो इन दोनों की अगर वैल्यूज़ मिल जाएं तो हम tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं ये बात, क्योंकि tan इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। तो बाकी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो इनका रेसिप्रोकल होते हैं, साइन कॉस और tan का। इसलिए अगर 2 की वैल्यूज़ हमें मिल जाए तो बाकी 4 की वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं। और कैसे फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पे देखें कि tan हाइपरबोलिक फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा था और इसके भी डिनोमिनेटर में 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये वैल्यू इसकी आएगी, यानी tan की वैल्यू ये आ जाएगी। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, अदरवाइज ये आपको सारे फंक्शंस याद रखने हैं। अब कॉट की बात करें तो कॉट क्या होता है, वो tan का
रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स है तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स, रेसिप्रोकल हो गया। इसी तरह से इनका भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव वाली ऊपर चली गई और नेगेटिव वाली नीचे आ जाएगी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। अब हम सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स लिखते हैं, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक एक्स की क्या वैल्यू थी, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है। 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये होती है सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स की। कोसेकेंड हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि कोसेकेंड रेसिप्रोकल होता है साइन का ही, तो साइन 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स, वही साइन की वैल्यू का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 2 नीचे था, डिनोमिनेटर था, तो ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा। और न्यूमरेटर हमारे पास ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स था, तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन थे। द हाइपरबोलिक फंक्शन हैव सेम प्रॉपर्टीज दैट रिजेंबल टू दोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वही प्रॉपर्टी है, यानी साइन ओवर कॉस करते हैं तो टेन आ जाता है, कॉट की भी उसी तरह से इसका रेसिप्रोकल होता है टेन का, सेकेंड रेसिप्रोकल होता है कॉस का, और कोसेकेंड रेसिप्रोकल होता है साइन का। डिस्कस करेंगे इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की। तो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है? इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को हम एक्सप्रेस ऐसे ही करते हैं लॉग नेचुरल लोगार्थम में। तो ये नेचुरल लोगार्थम में हमारे पास आता है और इसको हम यूज़ करते हैं हायर क्लासेस के लिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे हम वैल्यूज़ देखते हैं, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स ये इक्वल होता है ln x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। और क्योंकि हम इसमें नेचुरल लोगार्थम के इक्वल इसमें हम रखते हैं, नेचुरल लोगार्थम के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसलिए ln हम यूज़ करेंगे। अब कॉस की बात करें तो कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स किसके इक्वल होगा, ln ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इसकी जो डोमेन है यानी एक्स जो है वो कहाँ तक है, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 हो जाता है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 हो जाएगा, यानी ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी। और यहाँ x की जगह 1 आ जाएगा, तो ln ऑफ 1 तो 0 हो जाता है, इसलिए कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स 0 हो जाएगा। तो इसलिए x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से, और इसकी वैल्यू इक्वल पे x अगर इक्वल होता है 1 के तो 0 आ जाएगी। नेक्स्ट है टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, 1 ओवर 2 ln ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि बाकी जो हम डिस्कस करेंगे वो भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और यहाँ पे आपको यही फार्मूलाज को याद करना है। और x की वैल्यू -1 से 1 होती है, या इसको कह सकते हैं x एब्सोल्यूट इज लेस देन 1। नेक्स्ट है कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये इक्वल होता है 1 ओवर 2 ऑफ लॉग x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स था, और ये इक्वल होता है 1 ओवर 2 ऑफ ln x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 के। कॉट हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, तो ये इनवर्स फंक्शन है इसलिए कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट है सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, ln ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स के। और x की लिमिट्स क्या है, 0 से 1 तक, जबकि 0 शामिल नहीं होगा और बाकी 1 शामिल होगा इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोसिकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है ln ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स एब्सोल्यूट, यानी एब्सोल्यूट में कोई भी वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव हो तो वो भी पॉजिटिव हो जाती है, और x इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। ये हमारे पास इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस थे, और इन सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नेक्स्ट इन्हीं से ही हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि हर जगह पे यूज़ होने वाले हैं। डेफिनेशन डिस्कस करेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन की और इम्प्लिसिट फंक्शन की। एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है, अगर हम y को इजीली
एक्सप्रेस कर सकें इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की फॉर्म में, देन y को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। यानी अगर हमें कोई फंक्शन दिया गया है और उसमें वैल्यूज़ मिक्स्ड हैं, सारी वैल्यूज़ मिक्स हुई हुई हैं, दो वेरिएबल्स हैं x और y में, और अगर हम y को सेपरेट लिख सकें, यानी हम y को इक्वल लिख सकें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की टर्म में, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे देखें कि y इक्वल है x² + 2x - 1। अब यहाँ पे देखें कि इस साइड पे सारी वैल्यूज़ x आ रही हैं और y फंक्शन है किसका, y फंक्शन है x का। तो y इक्वल है x² + 2x - 1, यानी इस साइड पे कोई भी वैल्यू y में नहीं है, ये सेपरेट फंक्शन है, यानी इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। ये यहाँ पे y इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखें कि y सेपरेट हुआ हुआ है, y इक्वल है √x - 1। इस साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में y इन्वॉल्व नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही आ रहा है, x आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब हम देखते हैं, और इसको हम क्या लिखते हैं, y = f(x), इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये सेपरेट है, तो इसलिए y = f(x), यानी y फंक्शन है x का। अब हम देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इफ़ x एंड y आर सो मिक्सड अप, यानी वो इतने मिक्स हों कि हम y को सेपरेट ना कर सकें, एंड y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यानी y को हम सेपरेट ना लिख सकें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की टर्म्स में, तो हम कहते हैं y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है और यहाँ पे x² + xy + y² आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट आ रहा है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों का, और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा है जबकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर है, और कोई भी वेरिएबल यहाँ पे हम सेपरेट नहीं कर सकते। हम y को, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको सेपरेट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई फॉर्मूला हो सकता है, ना ही हम इसको कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर y कॉमन लेते हैं तो यहाँ y है लेकिन फर्स्ट वैल्यू में y नहीं है, हम कॉमन नहीं ले सकते, कोई भी फॉर्मूला भी हम अप्लाई नहीं कर सकते, और हम y को किसी भी तरह से सेपरेट नहीं कर सकते, इक्वल की एक साइड पे नहीं रख सकते, ये एक मिक्स्ड फंक्शन है। तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि इसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते। सेकेंड एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लें कि ये हमने एग्जाम्पल में लिखा कि xy का स्क्वायर -y + 9/xy। अब यहाँ पे देखें कि हम xy को अगर दूसरी साइड पे ले जाते हैं, लेकिन यहाँ भी y आ रहा है, यहाँ भी y आ रहा है, ऊपर कोई फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई हो रहा, और ये किसी भी तरह से y सेपरेट नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है कि हम y को सेपरेट कर लें। अगर कॉमन लेते हैं तो 9 के साथ y नहीं है, और अगर कॉमन ले भी लें तो यहाँ पे y के साथ भी नहीं है, 9 के साथ भी नहीं है, और यहाँ पे y² आ रहा है। ना हम कॉमन ले सकते हैं, ना हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी तरीके से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, यानी y को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं x और y के। और इसको हम फंक्शन को लिखते कैसे हैं, जैसे अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन है, सेपरेट लिखा जा सकता है, तो इसको हम लिखते हैं y = f(x), लेकिन इसको हम लिखेंगे f(x, y = 0। इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लिखते हैं f(x, y = 0। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं। सम टाइम हम किसी कर्व को एक्सप्रेस करते हैं, यानी बोथ x और y फंक्शंस को हम किसी थर्ड पैरामीटर, जो कि t और थीटा होता है, इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये t और थीटा क्या है, ये क्या है, पैरामीटर्स हैं। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाती है। द इक्वेशंस ऑफ द टाइप, जैसे x को हम लिखेंगे f(t), x इज़ अ फंक्शन ऑफ t हो जाएगा, और y को हम लिखें g(t), यानी y भी फंक्शन है t का और x भी फंक्शन है t का, और कॉल्ड द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व। ये क्या है, इक्वेशंस बन जाती हैं। द इक्वेशंस ऑफ द टाइप x = f(t) और y = g(t), यानी हम यहाँ पे पैरामीटर कौन सा ले रहे हैं, हम t पैरामीटर ले रहे हैं। तो ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाती हैं,
ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म, जैसे इस फॉर्म में फंक्शंस हो, जैसे x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर या फिर y इज इक्वल टू ए टी, तो t यहाँ पे क्या है हमारे पास, t हमारे पास पैरामीटर आ रहा है। नेक्स्ट हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू ए कॉस टी, y इज इक्वल टू ए साइन टी, तो ये भी हमारे पास फंक्शंस कौन से हैं, ये पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, और क्योंकि इसमें पैरामीटर t आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि x को अगर हम लिख लें a कॉस थीटा, अब यहाँ पे पैरामीटर कौन सा यूज़ हो रहा है, थीटा यूज़ हो रहा है। इसी तरह से y भी क्या है, b साइन थीटा, तो ये यहाँ पे भी पैरामीटर आ रहा है थीटा, तो ये क्या है, एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है, एक पैरामीट्रिक फंक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ टाइप ये भी हो सकती है, जैसे a सिकेंड थीटा, a टेन थीटा, तो यहाँ पे पैरामीटर एक थर्ड वैल्यू इन्वॉल्व है जो कि पैरामीटर है थीटा, तो इसलिए ये क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी पैरामीट्रिक फंक्शन की। are called a parametric function. Here the variable t and theta are called parameter. देखेंगे इवन एंड और ऑड फंक्शन की, यानी इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। तो पहले देखते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन f इज सेट टू बी इवन। कोई भी फंक्शन f इवन फंक्शन तब होगा जब हम फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे और हमारे पास वही फंक्शन आ जाएगा, यानी हम चेंज तो करेंगे x की जगह, वेरिएबल की जगह x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, लेकिन हमें आंसर वही मिल जाएगा जो f ऑफ x का आंसर था। f ऑफ x की वैल्यू थी, वही वैल्यू हमें माइनस एक्स पुट करने के बाद भी मिल जाएगी, तो उसे हम कहेंगे। और ये क्या होगा, फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ f, हमारे पास f की जो भी वैल्यूज दी गई हैं डोमेन में, उन सब वैल्यूज़ को हम पुट करके चेक करेंगे कि ये फंक्शन क्या है, इवन है या ऑड फंक्शन है। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, f ऑफ x हमें दिया गया है एक्स स्क्वेयर और f ऑफ x हमें दिया गया है cos x। इन दोनों पे हम चेक करेंगे कि ये दोनों फंक्शन को चेक करें, आर इवन फंक्शंस फॉर x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर को पहले चेक करेंगे, तो x की जगह यहाँ पे रखेंगे माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स आया। दूसरी साइड पे भी एक्स स्क्वेयर है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा। अब माइनस एक्स का स्क्वेयर क्या होता है, एक्स स्क्वेयर होता है, और एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। यानी यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे पुट किया माइनस एक्स, लेकिन हमें वही एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स की ही वैल्यू मिल गई। इसका मतलब है कि अगर माइनस फंक्शन में हम माइनस वेरिएबल पुट करें और हमें फिर से वही फंक्शन की वैल्यू मिल जाए, तो उसे हम, ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स को चेक करते हैं, तो एक्स की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, माइनस एक्स, तो यहाँ पे देखें कॉज एक्स है तो कॉज ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि कॉज हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, तो इसलिए कॉज ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कॉज एक्स के इक्वल। और यहाँ पे देखें कि ये वही फंक्शन की वैल्यू आ गई, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। हमने तो माइनस एक्स पुट किया था, तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के, तो ये भी क्या है, इवन फंक्शन है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एफ इज सेड टू बी ऑड। कोई भी फंक्शन ऑड फंक्शन कब कहलाता है, जब हम एक्स की जगह फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें और हमारे पास बाहर माइनस आए और फिर फंक्शन की वैल्यू आए, यानी फंक्शन हमारे पास आए लेकिन माइनस के साथ नेगेटिव फंक्शन आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। और ये फॉर एवरी नंबर एक्स, यानी डोमेन में हमारे पास हर वैल्यू, जो एक्स की हर वैल्यू के लिए ये ऑड साबित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये ऑड फंक्शन है। अब देखते हैं इसके एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और दूसरा फंक्शन हमने ले लिया, दो एग्जाम्पल्स ले ली, दूसरा फंक्शन हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, आर ऑड फंक्शंस ऑफ एक्स। और ये कैसे ऑड फंक्शंस हैं इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि पहले को हम डिस्कस करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स की जगह हमने रखा माइनस एक्स। अब हम पुट करेंगे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स, तो ये एक्स क्यूब था तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है, यानी नेगेटिव के ऊपर अगर पावर ऑड आ रही है तो नेगेटिव साइन उसी तरह से साथ आता है, और एक्स का भी क्यूब हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू क्या आ रही है, माइनस साइन उसी तरह साथ आ जाएगा, और एक्स क्यूब किसके इक्वल है, यहाँ पे देखें कि एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो इसलिए हमने इसकी जगह एक्स क्यूब की जगह लिख दिया एफ ऑफ एक्स। तो हमें क्या मिला कि एफ ऑफ माइनस एक्स हमने किया, लेकिन हमें माइनस एफ ऑफ एक्स मिल गया कि वैल्यू बाहर नेगेटिव साइन आ गया और साथ फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स। तो ये यानी एक्स क्यूब क्या है, फिर एक ऑड फंक्शन है। हम कह देंगे कि ये गिवन फंक्शन जो कि एक्स क्यूब है ये ऑड फंक्शन है। अब हम चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को। तो इसका मतलब हम यहाँ पे भी एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके चेक करेंगे इसको। माइनस एक्स पुट कर दिया हमने यहाँ पे दोनों साइड पे। तो साइन हम जानते हैं कि साइन नेगेटिव साइन अगर एंगल में आ रहा है तो उसको बाहर शिफ्ट कर देता है। तो ये हमारे पास एंगल के साथ नेगेटिव साइन आ रहा था, इसलिए माइनस आ गया बाहर, और साइन एक्स हो जाएगा ये। तो ये साइन एक्स की वैल्यू क्या है, ये किसके इक्वल है, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इसलिए हमने एफ ऑफ एक्स लिख दिया साइन एक्स की जगह, और माइनस ये वाला माइनस उसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमने एफ ऑफ एक्स किया, एफ ऑफ माइनस एक्स किया, लेकिन हमारे पास वैल्यू क्या मिली, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो ये हमारी डेफिनेशन को होल्ड करती है। इसका मतलब कि साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है। हम कह देंगे कि साइन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है। ये कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रही हैं किसी पैराबोला को। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखें कि हमें ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं और हमें शो करना है कि ये इक्वेशन किसकी परफॉर्म कर रही हैं, पैराबोला की। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस को लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर, और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। और सेकंड हमारे पास है y इज इक्वल टू 2at, इसे हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे, यानी इक्वेशन 2 का। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें थर्ड पैरामीटर इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे t है थर्ड पैरामीटर, क्योंकि ये देखिए फर्स्ट में भी आ रहा है सेकंड में भी आ रहा है, दोनों इक्वेशंस में है। बेसिकली तो हमारे पास x और y वेरिएबल्स होते हैं, तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल भी इन्वॉल्व है, इसलिए ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम एलिमिनेट करेंगे किसको, t को, और उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो y इज इक्वल टू 4ax, ये हमें शो करना है कि इसके इक्वल है, और ये इक्वेशन पैराबोला की है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखें कि t कैसे फाइंड करेंगे, ये 2a मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, जब इक्वल की दूसरी साइड पे हम इसको लेके जाएंगे 2a को, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा y के, तो इसलिए t इक्वल आ गया y ओवर 2a। ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई है। अब t की ये वैल्यू जो कि y ओवर 2a है, ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर, तो t की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल आ गया a, और t की वैल्यू थी y ओवर 2a, t की जगह हमने उसकी वैल्यू लगा दी और ऊपर स्क्वेयर उसी तरह से आ गया। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आएगा, हम न्यूमरेटर का भी स्क्वेयर ले लेंगे और डिनोमिनेटर का भी स्क्वेयर लेंगे। तो वाई स्क्वेयर ओवर 2 का स्क्वेयर क्या होता है, 4, तो इसलिए 4 आ जाएगा, a का भी स्क्वेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि न्यूमरेटर में भी a आ रहा है जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिनोमिनेटर में भी a स्क्वेयर आ रहा है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर ओवर 4a। अब ये 4a डिनोमिनेटर में है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम 4a को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर इक्वल आ जाएगा 4ax के। अब यहाँ पे देखें कि क्या यही इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी, तो यही हमें इक्वेशन प्रूव करनी थी, और ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। तो हमने शो कर दिया कि दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमारे पास जो आई हुई हैं, ये किसको परफॉर्म कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं पैराबोला को, और यही हमें प्रूव करना था। डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देखते हैं इसके लिए डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अगर हमारे पास f कोई फंक्शन है x फ्रॉम द सेट x टू y, यानी दो सेट है हमारे पास, एक x सेट है और एक y सेट है, और f उनमें से कोई फंक्शन है जो कि एज x टू y है, और g कोई फंक्शन है फ्रॉम द सेट y टू z। और अगर हम इनके दरमियान यानी f और g के दरमियान कॉम्पोजिशन लेते हैं, तो उसे हम डिनोट करते हैं g कॉम्पोजिशन f से, और ये क्या होगी, किनके बिटवीन होगी, x टू z होगी। और इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे g कॉम्पोजिशन f ऑफ x
जो कि x क्या है, एलिमेंट है, ये कहाँ से लिया जा रहा है, x से, इक्वल होगी g ऑफ f ऑफ x। यानी इस कॉम्पोजिशन के साइन की जगह हम ब्रैकेट लगाएंगे, g ऑफ f ऑफ x, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, हमारे पास जो x एलिमेंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, x से आ रहा है। अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन कि अगर हमारे पास दो रियल वैल्यूड फंक्शंस हम ले लेते हैं f और g, f ऑफ x हमारे पास है 2x प्लस 3 और g ऑफ x हमारे पास है x स्क्वायर। हम देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब g कॉम्पोजिशन f ऑफ x हमें लेना है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसको g ऑफ f ऑफ x। अब यहाँ पे देखें कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो कॉम्पोजिशन की जगह हम ब्रैकेट लगा देंगे और f ऑफ x उसी तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि g में हम कौन सा वेरिएबल आ रहा है, जैसे f ऑफ अगर 2 होता है तो हम x की जगह 2 पुट करते हैं हमेशा। इसी तरह से आप समझेंगे यहाँ पे कि g कोई फंक्शन है और f ऑफ x उसका वेरिएबल है। यानी f ऑफ g में हम f ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। ये f ऑफ x की वैल्यू है जो कि एज अ x ट्रीट होगी। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 2x प्लस 3, तो इसलिए f ऑफ x की हमने वैल्यू यहाँ पे लिख दी 2x प्लस 3। अब g में जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम 2x प्लस 3 लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ 2x प्लस 3 आएगा। यहाँ पे तो जस्ट हमारे पास x स्क्वायर है, इसलिए x की जगह हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कॉम्पोजिशन आ रही हो g कॉम्पोजिशन f ऑफ x, तो हम कॉम्पोजिशन के साइन की जगह ब्रैकेट लगाएंगे, जो फंक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू लिखेंगे, जैसे 2x प्लस 3 लिख दी, और उसके बाद जिसमें ये वैल्यू पुट हो रही है, जैसे g में पुट हो रही है, तो g में जहाँ पे x आएगा, जहाँ जहाँ वेरिएबल आएगा वहाँ पे 2x प्लस 3 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे x स्क्वायर था, तो ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास हम फाइंड करेंगे कॉम्पोजिशन बिटवीन टू रियल वैल्यूड फंक्शंस, और ये फंक्शंस हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं f ऑफ x एंड g ऑफ x। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम पहले f कॉम्पोजिशन g ऑफ x फाइंड करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉम्पोजिशन की जगह हम जानते हैं कि ब्रैकेट लगा देते हैं हम, तो इसको हम लिखेंगे f कॉम्पोजिशन ऑफ g ऑफ x। अब f के साथ क्या आ रहा है, g ऑफ x, तो g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे। g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 3/x माइनस 1, तो इसलिए g ऑफ x की जगह इसकी वैल्यू लगा दी। अब यहाँ पे देखें कि फंक्शन f में हमें वेरिएबल कौन सा मिल रहा है, 3/x माइनस 1। इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन f है उसमें जहाँ जहाँ x आ रहा होगा वहाँ पे 3/x माइनस 1 हम लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें f ऑफ x है हमारे पास, तो ये क्या है, 2x प्लस 1, तो इस x की जगह हम लिखेंगे 3/x माइनस 1। ये 2 उसी तरह से आ जाएगा, क्योंकि f ऑफ x होता है तो x की वैल्यू अगर 2 हो तो हम यही लिखते हैं ना कि f ऑफ 2, यानी x की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे x की जगह वैल्यू आ रही है 3/x माइनस 1, तो x की जगह लिख देंगे 3/x माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 6 ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है, 6/x माइनस 1 आ जाएगा और प्लस 1 उसी तरह से। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 आ रहा है, एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा 6, और ये 1 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा और ऊपर लिख देंगे हम न्यूमिनेटर में, तो x माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, x उसी तरह से आ गया, 6 माइनस 1 कितना होता है, 5 हो जाएगा, x प्लस 5/x माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे g कॉम्पोजिशन f ऑफ x को सॉल्व करना है हमें। पहले हमने किसको किया था, f कॉम्पोजिशन g ऑफ x को, तो अब हम g कॉम्पोजिशन f ऑफ x को लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, g ऑफ x, यानी g कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन की जगह हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अब f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखें कि g फंक्शन में हमें पुट करनी है, तो ये कॉम्पोजिशन को सॉल्व करना बहुत इजी है। यानी जो भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और जिसके साथ ये वैल्यू पुट हो रही है g ऑफ x, f ऑफ x होता है, जैसे g ऑफ x हो तो x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। इसी तरह से g की जगह, g के साथ x की वैल्यू क्या आ रही है, 2x प्लस 1। तो हम g फंक्शन में
एक्स की जगह टू एक्स प्लस वन लिख देंगे। तो जी फंक्शन हमारे पास क्या था, 3/x-1, तो x की जगह 2x+1 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें कि +1 -1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2x इसका आंसर आ जाएगा। हम फाइंड करेंगे इन्वर्स ऑफ गिवन फंक्शन। तो यहाँ पे देखें कि हमें एक रियल वैल्यूड फंक्शन दिया गया है f(x) जो कि है -2x+8, और हमें फाइंड करना है f इन्वर्स ऑफ x। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन फंक्शन लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि y इक्वल है f(x) के, ये इक्वल होता है f(x) के, और अगर y इक्वल है f(x) के, ये तभी पॉसिबल है जब x इक्वल होगा f इन्वर्स ऑफ y के। यानी अगर ये होगा तो फिर x क्या है, f इन्वर्स ऑफ y है। यानी y की हर वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू मिले और x की हर वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मिले। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वहाँ पे हम f(x) की वैल्यू पुट कर देंगे। ये f(x) आ रहा है, इसमें f(x) की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, y, तो इसकी जगह हमने y लिख दिया। अब यहाँ पे देखें कि ये ये y इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के, तो -y हो जाएगा, और -2x यहाँ पे पॉजिटिव है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे आया तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा, -2x पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2x इक्वल आ गया 8 -y के। क्या किया हमने, जस्ट y को इस साइड पे ले गए और -2x को इस साइड पे ले आए, और दोनों के साइन चेंज हो गए। अब x के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमें x की वैल्यू क्या मिली, 8 -y/2, और x किसके इक्वल था, x इक्वल है f इनवर्स ऑफ y के, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया f इनवर्स ऑफ y। ये हमने x की वैल्यू पुट की है। अब यहाँ पे देखें f इनवर्स ऑफ y किसके इक्वल है, 8 -y/2। अगर हम y को रिप्लेस कर दें x से तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, यानी y की जगह हम x रख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जहाँ भी y होगा वहाँ पे x आ जाएगा, तो 8 -x/2 आ जाएगा। तो यही हमें इन्वर्स फाइंड करना था। इसका मतलब गिवन फंक्शन का इन्वर्स क्या है, 8 -x/2। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स ले सकते हैं, और हमने जस्ट ये दो रिजल्ट्स जो हम जानते हैं इन रिजल्ट्स को यूज़ किया है। लिमिट ऑफ लॉग फंक्शन फाइंड करेंगे, देखते हैं इसके लिए हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है प्रूफ दैट लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x -1/x इक्वल, हमें प्रूफ करना है log ऑफ e a, यानी बेस में हमारे पास e आ रहा है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। हम सबसे पहले पुट करेंगे ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर आ रहा है इसको a⁻x -1 को y के इक्वल, और इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें किसी और वेरिएबल का नाम लेना होगा, जो कि y हमने नाम रख दिया कि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अगर ये y के इक्वल है, यहाँ पे देखें कि ये +1 है, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 है दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो a⁻x किसके इक्वल आ गया, 1 + y के। अब बाय डेफिनेशन लॉग फंक्शन की हम डेफिनेशन जानते हैं कि अगर ये बेस को हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, मूव करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये लॉग में चला जाएगा, यानी ये लॉग ऑफ ए हो जाएगा, एक्स इधर ही रह जाता है, लॉग ऑफ ए, ये बेस जो है वो लॉग की बेस बनती है, लॉग ए इंटू 1 + y, और ये ए हमारे पास बेस में है। तो इक्वेशन 1 से अगर हम चेक करें, जब x को अगर हम अप्रोच करवाएं 0 को, मतलब x इक्वेशन 1 में अगर है x की जगह हम 0 रखें, यहाँ पे देखें कि ये a⁻x -1 है, तो यहाँ पे a की पावर क्या आ जाएगी, 0 - 1 इज इक्वल टू y। और a⁻0 क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 आ जाए तो वो क्या हो जाती है, 1 होती है। कोई भी वैल्यू हो उसकी, जैसे x की पावर 0 हो तो वो भी 1 देता है, 1 की पावर 0 हो वो भी 1 देता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 देता है। तो यहाँ पे देखिए कि 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x हम ले रहे हैं 0, x को हम 0 के इक्वल अगर रखते हैं तो y हमारे पास क्या आ जाता है, y भी 0 हो जाता है, y भी अप्रोच कर रहा है 0 को। ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया इसको। तो अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इस फंक्शन पे, यानी x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x -1/x। तो इसकी हम वैल्यूज लिख देते हैं इसमें, लिमिट x टेंस टू 0, जब लिमिट x
लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को तो वाई भी अप्रोच कर रहा है 0 को। तो अब हम वाई में जा रहे हैं, ए की पावर एक्स माइनस वन किसके इक्वल है, ये वाई के इक्वल हमने पुट किया था, तो इसलिए इसकी वैल्यू वाई आ गई। और डिनोमिनेटर में एक्स आ रहा है तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू हमने फाइंड किया है, लॉग ऑफ ए इंटू बेस में ए आ रहा है, वन प्लस वाई आ गया। तो ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस y को नीचे लेके आते हैं तो ये नीचे कैसे आएगा, यहाँ पे अगर 1/y होता है तो उसको हम ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर नीचे आए तो हम डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमिनेटर से 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरह से हम y को नीचे ले आएंगे, और y को अगर नीचे लेके आते हैं ऊपर 1 रह जाएगा, और y नीचे आके क्या हो जाएगा, 1/y बन जाएगा, यानी ये हम y नीचे लेके आए हैं। और अगर ये न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाता है तो ये 1/y हो जाता है, यानी रेसिप्रोकल बन के जाता है। अब यहाँ पे देखें कि लॉग आ रहा है तो लॉग से पहले कोई भी वैल्यू हो वो उसकी पावर में चली जाती है। पावर रूल हम जानते हैं कि अगर लॉग ऑफ एक्स की पावर n हो तो वो इक्वल होता है n इंटू लॉग ऑफ एक्स के। तो इसी तरह से ये 1/y है, ये लॉग से पहले आ रहा है तो इसको हम ऊपर लगा सकते हैं, जैसे ये n आ रहा था तो इसको हमने ऊपर यहाँ पे लगा दिया। तो ये इस किसका ये रिजल्ट है, हमें ये पता है कि ये अगर पावर शुरू में हो तो उसको हम लॉग की जो भी वैल्यू आ रही है फंक्शन के ऊपर ले सकते हैं, और अगर ऊपर हो तो हम उसको शुरू में ला सकते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या आया, लॉग ए 1 प्लस वाई होल की पावर 1/y। अब हमने पीछे एक रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर लिमिट हो और ये फंक्शन इसी तरह से फंक्शन आ रहा था तो ये किसके इक्वल होता है, ये ई के इक्वल होता है। लिमिट वाई टेंस टू 0 है और 1 प्लस वाई होल की पावर 1/y है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये ई के इक्वल होता है, और ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले ही। तो ये लॉग ए उसी तरह से आ गया, लॉग की बेस भी उसी तरह से आ गई, तो ये ई के इक्वल हो गया लिमिट के साथ। और अगर अब हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये क्या हो जाता है, लॉग हम जानते हैं कि ये इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, ई इधर आ जाएगा, ए इधर चला जाएगा। और ये कौन सा रूल है, रेसिप्रोकल रूल है, कि अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे लॉग को तो ये इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है। क्योंकि एक्चुअल में ये क्या लिखा जाता है, ये लॉग में अगर होता है तो इसको हम लिखते हैं कि लॉग ई ओवर लॉग ए, तो वो लॉग ए ऊपर चला जाता है तो नीचे लॉग ई आ जाता है, वही हम बेस में इसी तरह से इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें, क्या हमें यही प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था, लॉग बेस में ई आ रहा है और ये ए आ रहा है, फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और हमने प्रूव कर दिया कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए पावर एक्स माइनस 1/x किसके इक्वल है, लॉग ऑफ ई ए के इक्वल। तो ये हमारे पास लॉग फंक्शन की लिमिट्स थी। सैंडविच थ्योरम को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये सैंडविच थ्योरम। तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस, ये हमारे पास तीन फंक्शंस हैं एफ जी एंड एच, सच दैट अगर हम इनको इस फॉर्म में लिखें कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स सबसे छोटा है उससे बड़ा है जी ऑफ एक्स है, और फिर उससे भी एक हाईएस्ट फंक्शन है जो कि एच ऑफ एक्स है, फॉर ऑल नंबर्स एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी, ऐसा ओपन इंटरवल जो सी को कंटेन करता है। यानी अगर ये हमारे पास रियल लाइन है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे एक ओपन इंटरवल होगा हमारे पास जो कि सी को कंटेन करता है। एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी, यानी सिर्फ सी को हम नहीं लेंगे, सी के करीब तीन, जैसे हम लिमिट पॉइंट्स लेते थे, इफ़ एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स पे हम लिमिट लेते हैं तो वो एल दे, इसी तरह से एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स भी लिमिट एल दे, और जी ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई करें अगर एक्स अप्रोच कर रहा है सी को, वो भी एल दे, यानी तीनों की लिमिट सेम हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम है। और ये सैंडविच थ्योरम कब यूज़ होता है, एक्चुअली में ये सैंडविच थ्योरम तब यूज़ होता है जब हमारे पास एग्जैक्टली हम हर फंक्शन के अलजेब्रिक फंक्शन की लिमिट अप्लाई नहीं कर पाते और उसको पॉसिबल नहीं होता उसको इजीली सॉल्व करना, तब ये हमें हेल्प करता है सैंडविच थ्योरम। जैसे अगर दो फंक्शंस हमारे पास नॉन हों, एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स हमें फाइंड करना हो, तो तब हम इस फंक्शन की, इस थ्योरम की हेल्प लेते हैं और इससे इजीली जी ऑफ एक्स को फाइंड कर लेते हैं। सेम अगर एफ ऑफ एक्स फाइंड करना हो, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स गिवन हो, तो हम इस थ्योरम के थ्रू उसको सॉल्व कर लेते हैं।
Many limits problems are raised that cannot be directly evaluated by algebraic techniques. यानी हम बहुत से फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको हम अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं जिनको हम अलजेब्रिक टेक्निक्स के ज़रिए फौरी तौर पे सॉल्व नहीं कर सकते, यानी डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। यही बताया था कि फंक्शंस अगर दो फंक्शन गिवन है और थर्ड हमें फाइंड करना है तो हम इस सैंडविच थ्योरम की हेल्प लेते हैं। दे रिक्वायर ज्योमेट्रिक आर्गुमेंट्स और सो वी एवेल्यूएट एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम। तभी हम इस ये जो हमारे पास सैंडविच थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हम इसकी हेल्प लेते हैं। और ये तब होता है जब हमारे पास डायरेक्टली लिमिट फाइंड हम ना कर सकें, तो इसलिए तब हम इसकी हेल्प से उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। के लिमिट को जहाँ पे फंक्शन हमारे पास 0/0 फॉर्म में होगा। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहाँ पे लिमिट कहाँ पे अप्रोच कर रही है, x टेंड्स टू a। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं फंक्शन में, तो x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम a लिख देंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में a की पावर n, x की जगह क्योंकि a आ गया, माइनस a की पावर n उसी तरह से आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखें कि जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे a आ जाएगा, a की पावर m माइनस a की पावर ये वाला m उसी तरह से आ जाएगा। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस a की पावर n कितना हो गया, 0। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये तो 0/0 फॉर्म हो गई। अगर हम इसको इसी तरह से लिमिट सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म है जो कि अनडिफाइंड है, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा, हम अलजेब्रिक टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि अगर लिमिट अप्रोच कर रही है a को x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a हो, तो हम उसको लिख सकते हैं n इंटू a की पावर n माइनस 1। और n क्या होता है हमारे पास, कोई भी इंटीजर हो सकता है और a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर a ही आ जाए तो यहाँ x की जगह a माइनस a 0 हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हमने इस फॉर्मूला का तो हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, n a की पावर n माइनस 1। तो इस फॉर्मूला को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास फंक्शन ये है। यहाँ पे देखें कि x की पावर n माइनस a की पावर n हमारे पास है, यही सेम वैल्यू है न्यूमरेटर में। लेकिन अगर इसके डिनोमिनेटर में हमें x माइनस a मिल जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में हम खुद से x माइनस a नहीं लगा सकते। अगर हमें खुद से इसको इसके डिनोमिनेटर में x माइनस a लगाना हो पड़ा तो हमें ये नीचे जो डिनोमिनेटर आ रहा है इसके भी डिनोमिनेटर में x माइनस a लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे भी x माइनस a इसके डिनोमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा। तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम x माइनस a को से डिवाइड कर देंगे। इस वैल्यू को हम x माइनस a से डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में भी हम यही लगा देंगे x माइनस a, और डिनोमिनेटर को भी हम x माइनस a से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये इस तरह से अगर हमने डिवाइड किया तो इससे फ़र्क नहीं पड़ा, और हम अगर ख़ुद से कोई भी स्टेप करें तो उसके लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ता है ताकि ये कैंसिल हो जाए। अगर x माइनस a से कैंसिल हो जाता है तो रिवर्स में वही स्टेप आ जाता है। तो इसलिए इस फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा x माइनस a से डिवाइड करने से न्यूमरेटर को, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को भी x माइनस a से डिवाइड किया है। और ऐसा हमने क्यों किया है, हम ये फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये फॉर्म अप्लाई हो सकती है, और ये सिर्फ न्यूमरेटर पे अप्लाई नहीं होगी, डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से वैल्यू आ रही है। जस्ट वेरिएबल चेंज है, यानी कांस्टेंट चेंज है। हमारे पास कौन सा आ रहा है, यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में n आ रहा है और डिनोमिनेटर में m आ रहा है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में n वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे और डिनोमिनेटर में m वैल्यू आ जाएगी। तो ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब हम इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, n a पावर n माइनस 1 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो इंडेक्स आ रहा है वो m है, तो इसलिए m a की पावर m माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि बेस दोनों की सेम है, a है, इन दोनों वैल्यूज़ की जो हमारे पास पावर फॉर्म में आ रही हैं, यहाँ पे दोनों की बेस सेम है। दोनों की बेस क्या है, a है।
तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनके कोफिशिएंट को एक साइड पे लिख लेते हैं n/m, ये हमने इसी तरह से लिख लिया। और हम जानते हैं कि अगर बेस सेम हो और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आ रही हो तो इसकी पावर ऊपर जाके, अगर ऊपर हम ले जाएं, इसको ऊपर शिफ्ट करें, तो इसकी वैल्यूज़ के, इनके जो पावर आ रही होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये ए बेस है दोनों की, तो ऊपर वाले ये पावर तो उसी तरह से आ जाएगी, लेकिन जो डिनोमिनेटर में पावर आ रही है, यहाँ पे देखें कि ये +m आ रहा है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा। और ये -1 आ रहा है, इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो याद रखें, जब भी डिनोमिनेटर से हम न्यूमिनेटर में पावर को लेके जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। अब -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर में क्या बचेगा, n-1। तो हमारे पास आंसर क्या आया, n/m a की पावर n-1 में हम वन साइडेड लिमिट्स लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं वन साइडेड लिमिट क्या है, कि अगर कोई फंक्शन, हम अगर एफ ऑफ एक्स को ले रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं x टेंस टू c। अब c कौन सा पॉइंट है, c वो पॉइंट है वी रिस्ट्रिक्टेड x एज टू एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग c। ऐसा ओपन इंटरवल जो c को कंटेन कर रहा हो, जैसे c हमारे पास 2 है, तो 2 के लिए हमारे पास क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओपन इंटरवल लेंगे। अगर नंबर लाइन है, नंबर लाइन में हम 2 लगाते हैं, तो 2 को हम क्या करेंगे, दोनों साइड से हम ओपन इंटरवल ले लेंगे। और ओपन इंटरवल हम इसका चेक करेंगे तो यहाँ पे देखें कि इसके ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल इसके काफ़ी करीब हो, लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास क्या जैसे आ रहा है 1.999994 या 5 कुछ भी, तो ये इसके काफ़ी क्लोज पॉइंट है। और इसी तरह से राइट साइड से अगर हम चेक कर रहे हैं तो राइट साइड से 0 पॉइंट, जैसे 2.00001 या फिर 0.0002, जो कि इसके काफ़ी क्लोज पॉइंट होगा। तो ये होता है लेफ्ट साइड से हम इसकी लिमिट चेक करते हैं और राइट साइड से भी इसकी लिमिट चेक करते हैं। तो ऐसा पॉइंट हमें क्या लेना होगा, फिर इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल लेना होगा, जो कि ओपन इंटरवल भी वो जो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा हो, यानी वो पॉइंट उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो। और फिर हम क्या चेक करेंगे, हम f को चेक करेंगे, यानी फंक्शन को चेक करेंगे दोनों साइड से, और हम देखेंगे कि क्या इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और ये बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम वन साइडेड लिमिट फाइंड करते हैं, या फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। इफ लिमिट x टेंड्स टू c f of x is equal to l is read as the limit of f of x is equal to l। हम इसमें अगर हमारे पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है लेफ्ट साइड से, तो हमें अगर l मिल रहा है, जैसे हमारे पास 2 के करीब 3 पॉइंट कौन सा मिल रहा था, 1.99999, और ये एग्जैक्टली 2 नहीं होगा, या जैसे ये एग्जैक्टली c नहीं होगा, c के काफ़ी करीब पॉइंट होगा। l as x approaches to c from the left side for all x sufficiently close to c। तो क्या होगा कि ये x जो है ये वेरी क्लोज होगा c के, बट लेस देन c, लेकिन ये c से छोटा होगा, यानी c से ये कम होगा। द वैल्यू ऑफ f ऑफ x कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लेस टू l। तो इसका मतलब हम काफ़ी क्लोज वैल्यूज़ की चेक करेंगे, जो इसकी सबसे क्लोज वैल्यू होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या होता है। लिमिट x टेंड्स टू c पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं f ऑफ x m के इक्वल आ रही है, इज ट्रीट एज लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू m। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, m आ रही है एज। और ये कब m मिलता है हमें, जब x अप्रोच कर रहा है c को, यानी x एग्जैक्टली c नहीं है, c के काफ़ी क्लोज हो जाए। फ्रॉम द राइट साइड फॉर ऑल x सफिशेंटली क्लोज टू c बट ग्रेटर देन c। c के बहुत करीब हो लेकिन c एग्जैक्टली c ना हो, c से थोड़ा सा बड़ा हो। जैसे 2 पे अगर हम चेक करें हैं, c की जगह 2 हो तो 2.00009 हो सकता है। द वैल्यू ऑफ
ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लेस टू एम। इसका मतलब कि हमारे पास ये वैल्यू जो 2 से बहुत करीब हो लेकिन 2 से थोड़ा सा ये बड़ी वैल्यू हो, तो उसको यानी जैसे ही हम 2.000 को राउंड ऑफ 0.00009 को राउंड ऑफ करते हैं तो वो 2 ही होता है, यानी इसको हम 2 ही लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू है, अगर ये वैल्यू हम लिखें तो ये क्या है कि ये 2 से ग्रेटर वैल्यू है लेकिन 2 के बहुत करीब वैल्यू है। तो इसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट कहते हैं। लिमिट्स फाइंड करेंगे तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में देखें हमें क्या कहा गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करें और फिर उसके बाद फंक्शन की लिमिट बता दें। तो इसके लिए ये हमें फंक्शन दिया गया है और लिमिट किस पे है, हमारे पास c इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू सी है और c क्या है 1, यानी x इज इक्वल टू 1 पे है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन फंक्शन लिखेंगे और किस पॉइंट पे है, c पॉइंट पे, और c क्या है 1 है, इसलिए x की लिमिट क्या है 1 है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखते हैं, क्योंकि 1 पे हमारे पास आ रहा है तो इसके लिए ऊपर नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं बाय डेफिनेशन। लिमिट x टेंस टू 1 और ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो हम पुट कर देंगे 2x² प्लस x माइनस 5, इसलिए एफ ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू आ गई। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इस पर तो 1 आ जाएगा, और याद रखें कि ये माइनस जो है ये जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब -1 नहीं है, ये जस्ट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। और यहाँ पे देखिए कि क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटी फॉर्म में नहीं है, एफ ऑफ एक्स सिंपल एक फंक्शन है तो इसलिए ये वही आ जाएगा, यानी यही फंक्शन आ जाएगा। तो हम इसमें x की जगह 1 पुट कर देंगे, इसी तरह से यहाँ भी x आ रहा है, इसकी जगह 1 पुट हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, और 2 प्लस 1 -5 कितना हो जाएगा -4। तो 2 - 4 कितना आ गया -2 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई -2। अब राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, x टेंस टू +1, यहाँ पे 1 के ऊपर हम प्लस साइन छोटा सा लगाएंगे और ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइट हैंड लिमिट को। तो लिमिट x टेंस टू +1 उसी तरह से 1 पॉजिटिव उसी तरह से आएगा, और फंक्शन हमारे पास क्या है 2x² प्लस x माइनस 1, क्योंकि ये इनइक्वालिटी फॉर्म फंक्शन नहीं है इसलिए वही फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी जो कि गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। तो 2x² प्लस x माइनस 5 आ गया एफ ऑफ एक्स की जगह। अब हम इस पर लिमिट पुट कर देंगे तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 1, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1 आ जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस x आ रहा है 1 आ जाएगा, और -5 उसी तरह से 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 × 1 1 आएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, और +1 -5 कितना हो गया -4 आ गया। तो 2 - 4 कितना आ गया -2। अब यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी -2 आया और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी -2 आया, दोनों लिमिट्स इक्वल आ गई। और जब ऐसा हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ जाए तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि उस फंक्शन की लिमिट का आंसर भी वही होता है जो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का होता है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ रहा है इसका 1 पे आंसर क्या होगा -2 होगा। तो ये क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का आंसर -2 आया था तो हमने बता दिया, तो फिर सो लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स इज -2। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। करेंगे ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें दिया गया है x² प्लस y² इज इक्वल टू 9, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखते हैं सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे, यानी x² प्लस y² इक्वल है 9 के, ये हमें गिवन है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y के लिए हम क्या करेंगे, x² इधर पॉजिटिव है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी 9 - x² आ जाएगा। अब y के ऊपर क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो इसके लिए स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, और जब भी स्क्वायर रूट अगर हम दोनों साइड पे लेते हैं तो हम एक साइड पे प्लस माइनस लगाते हैं, इसका मतलब y इक्वल आएगा, यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये इस साइड पे भी आएगा और इस साइड पे भी आएगा, और इधर हम प्लस माइनस लगा देंगे, यानी राइट साइड पे हम प्लस माइनस लगा देंगे, और स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x²। अब हम पहले इसके लिए कॉलम्स बना लेते हैं
कि हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी, और डोमेन हमारे पास होगी -3 से +3 तक, क्योंकि इसको हम लिखते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, और 9 इसी साइड पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और दोनों साइड पे हम स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा +-3, यानी एक्स की वैल्यू आई +-3। तो ये यानी -3 से लिमिट कहाँ तक जा रही है, एक्स कहाँ तक होगा, +3 तक, तो इसलिए इसकी डोमेन ये आ गई। अब -3 से 3 तक हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं y में 1 बाय 1 पुट करके। तो -3 से 3 तक x की वैल्यूज़ क्या होंगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। यहाँ तक इसकी वैल्यूज़ हमें मिली डोमेन की। अब हम ये सारी इसमें पुट करेंगे और रेंज फाइंड करेंगे। तो -3 अगर यहाँ पे पुट करते हैं, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0 आ गया। इसी तरह से हम फिर -2 यहाँ पे पुट करेंगे, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, स्क्वायर रूट 5 हमारे पास कितना आया 2.2, और ये +-7 आ गया। जब -1 पुट करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह से 2.8 आएगा, फिर 0 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 आएगा, और स्क्वायर रूट 9 आएगा, और वो 3 के इक्वल होता है, इसका मतलब +-3 के +-3 आया हुआ एक वैल्यू आई। और नेक्स्ट अब हम x की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 यहाँ पे जब आएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 2.2 आ गया, और प्लस माइनस उसी तरह से। अब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर रूट 2.2 आ गया, और प्लस माइनस साइन उसी तरह साथ साथ लगाते जाएंगे। 3 का स्क्वायर पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 माइनस 9 0 हो गया, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 आ गया। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास एक्स एक्सिस पे -3 से +3 तक वैल्यूज़ होंगी, और वाई एक्सिस पे भी, क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 है, इसलिए हम 3 से 3 तक -3 तक वैल्यूज़ ले लेंगे। अब फर्स्ट वैल्यू यूज़ करेंगे -3 एक्स पे, तो ये है एक्स एक्सिस पे -3 और इस पे 0 है, इसका मतलब ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होगा। -2 पे 2.2 आ रही है वैल्यू, तो इसलिए -2 पे ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, सेकंड पॉइंट आ जाएगा। -1 पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो 2.8 आ रही है, यानी 3 से थोड़ा सा नीचे है, इसलिए हमने यहाँ 0.8 किया। 0 पे जब एक्स एक्सिस यानी वाई एक्सिस पे 3 आएगी वैल्यू, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगी, और ये एक्स की वैल्यू 0 होती है। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। 1 पे हमारे पास कितना आ रहा है 2.8, तो इसलिए हमने ये ऊपर भी लगाना है और नीचे भी लगाना है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। 2 पे हमारे पास कितनी आ रही है 2.2, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दी, यानी ये 2.5 से थोड़ा सा पीछे, ये हमारे पास एक पॉइंट बनेगा और एक पॉइंट ये बनेगा। 3 पे हमारे पास वैल्यू 0 हो रही है, तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा। अब इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास एक सर्कल की फॉर्म बन रही है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 9, ये हमारे पास इसका ग्राफ होगा, जो कि एक सर्कल की इक्वेशन है।